मेरा नाम नवीन है। मैं कुछ सालों पहले दूसरी जगह पर नौकरी करने के लिए गया था। वहाँ पर फैक्ट्री में मैं नौकरी करता था और मुझे वहाँ पर एक नेपाली लड़की मिल गई। वह मुझे पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन उस लड़की की फैमिली नेपाल में ही रहती थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही फैक्ट्री में एक हादसा होने की वजह से मेरा हाथ टूट गया। मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से टूटा था, जिस वजह से मैं बहुत लाचार हो गया। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इससे पहले मैं अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं अपनी फैमिली को पैसे भेजा करता था। लेकिन अब मेरा एक हाथ बेकार हो गया था और साथ ही टांग में भी फ्रैक्चर हो गया था, जिससे मैं चल तो पाता था, लेकिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत आती थी। अब जबकि मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मुझे कमा कर दे सकता, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना था। मेरी पत्नी ने मुझे ये आइडिया दिया कि क्यों ना मैं यहाँ पर रसगुल्ले बनाती हूँ और आप हमारे छोटे से घर में ही एक छोटी सी जो बैठक बनी हुई है, वहीं पर मेरे बनाए हुए रसगुल्ले बेच दिया करना। मुझे अपनी पत्नी का ये आइडिया बहुत पसंद आया और इसीलिए मैंने अपने घर की बैठक में रसगुल्ले बेचना शुरू कर दिए। मेरी पत्नी सारा दिन घर में रहती और मैं बैठक में बैठकर रसगुल्ला बेचा करता। मुझे ये काम शुरू करे हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे सारे रसगुल्ले रखे रह जाते थे। मेरा एक जानने वाला था जो रसगुल्ले बनाने का सामान मार्केट से लेकर मेरी पत्नी को लाकर चला जाता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि शुद्ध रसगुल्ले बनाया करो, उनमें कभी मिलावट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार इंसान था और सारे काम ईमानदारी से करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे रसगुल्ले से लोगों को कोई भी नुकसान पहुँचे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजर चुका है, इसलिए मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। शुद्ध मिठाई बेचूंगा और जिससे लोगों को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि रसगुल्ले खाने से उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। लेकिन मुझे अपनी दुकान पर बैठे हुए पूरा पूरा दिन गुजर जाता था, पर कोई भी रसगुल्ले खरीदने ही नहीं आता था। हमारे घर में एक ही फ्रिज थी, लेकिन वह भी छोटी थी और मैं बासी रसगुल्ले अपने कस्टमर्स को बेचना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी कहती कि अगर हम रसगुल्ले फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वह ख़राब हो जाएंगे। मेरी पत्नी ने सारे रसगुल्ले मोहल्ले के सारे बच्चों को बांट दिए। मेरी पत्नी का नाम कविता था और वह नेपाली थी, लेकिन यहाँ पर वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। जब मैं यहाँ अपनी फैक्ट्री में काम करता था, तब मुझे वह पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने उससे शादी करने के लिए कहा। कविता ने जब अपने माता पिता से हमारे बारे में बात की, तो उसके माता पिता भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे और जब मैंने अपने माँ बाप से पूछा, तो वह भी हमारी शादी के लिए राजी हो गए। हमने बड़ी ही सादगी से शादी की थी। उसके बाद मैं यहीं पर एक किराए का मकान खरीद लिया और फिर अपनी पत्नी के साथ इस मकान में शिफ्ट हो गया था। मेरी पत्नी हर 6 महीने में यहाँ पर आती रहती थी, इसीलिए वह यहाँ की हर चीज़ को जानती थी और उसे यहाँ के हर रास्ते के बारे में मालूम था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं था। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे माता पिता ने कविता को कहा भी था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वह मेरा साथ छोड़कर कहीं भी नहीं गई और मेरी शादी के पूरे 6 महीने के बाद मेरे साथ ये हादसा हो गया था। इस जगह पर मैं किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन कविता की यहाँ पर सबसे जान पहचान थी, क्योंकि वह जब अपने रिश्तेदार के यहाँ पर हर 6 महीने में आती थी, तो लगभग 2 महीने यहीं पर गुजार कर ही जाती थी। अब जब मेरे साथ ये हादसा हो गया, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत बार कहा कि मैं वापस उनके पास लौट जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ मुझे अपने हिसाब का कोई काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था और मेरा मानना यही है कि अनपढ़ इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। वह तो ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैं चुपचाप इस जगह पे चला आया और यहाँ पर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। यहाँ मुझे पैसे अच्छे मिल जाते थे। इस वजह से मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। मेरे माता पिता भी खुश रहने लगे थे। हमारे घर से गरीबी दूर हो गई थी। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे, इसीलिए मुझे इस जगह की आदत पड़ गई थी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर परमानेंट यहीं शिफ्ट हो गया। मेरी पत्नी ने भी कहा था कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप के घर वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरे पिता भी बूढ़े हो चुके थे
और घर में मेरे भैया और भाभियाँ भी रहती थीं। वह लोग सोचते कि अब ये लाचार हो गया है और हम पर बोझ बनने के लिए हमारे पास आ गया है, इसकी मजबूरी है, इसीलिए यहाँ आया है। लेकिन मैं तो बहुत ईमानदार, खुददार इंसान था, इसलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहीं पर रहकर कुछ दूसरा काम कर लूँगा। अभी मेरी टांग और हाथ का फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं बैठकर रसगुल्ला बेचने लगा था। कोई दूसरा काम मुझे आता भी नहीं था, लेकिन जब इंसान का हाथ बेकार हो जाए तो वह भला कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है। मेरे सीधे हाथ में ही फ्रैक्चर हुआ था, जबकि सीधे हाथ से तो इंसान बहुत सारे काम करता है। मैं बहुत मजबूर और लाचार था। मैं रसगुल्ले बेचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरे रसगुल्ले बिक ही नहीं रहे थे। बचे हुए रसगुल्ले मुझे बच्चों को बांटने पड़ जाते थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरे 1 हफ्ते के रसगुल्ले रोज़ बच्चों में बांटने पड़ रहे थे, क्योंकि इस तरह से तो कुछ नहीं होने वाला था। जो मेरे जुड़े हुए पैसे थे वह रसगुल्ले के सामान में खर्च हो जाते थे। अब मैं बहुत परेशान था, मेरे पास जुड़े हुए पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती थी। बहुत मेहनत से वह रसगुल्ले तैयार करती थी। इस हादसे के बावजूद भी मेरी मदद कर रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देगी। मेरे सारे काम वही किया करती थी। उससे घर के काम भी करने होते थे और मेरे काम भी करने होते थे, और अब तो वह रसगुल्ले भी बनाने लगी थी। मेरी पत्नी सच में बहुत अच्छी औरत थी। वह बहुत सीधी और मेहनती थी। इस मुश्किल की घड़ी में भी वह मेरा बहुत साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि मेरे रसगुल्ले नहीं बिके, और फिर खराब होने के डर से मेरी पत्नी ने उन्हें बच्चों में बांट दिया। मेरी पत्नी कहने लगी कि इस तरह से तो रोज़ हमारा बहुत नुकसान होता चला जा रहा है, और अब आगे रसगुल्लों के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा और हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है वह कैसे गुजरेगी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे पास अपनी पत्नी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। अपनी पत्नी से बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और फिर मेरी पत्नी भी रोने लगी। मेरी पत्नी मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी, फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा। आप परेशान क्यों होते हो, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक होगा। मेरी पत्नी ज़्यादातर यहाँ पर आती जाती रहती थी, इसीलिए वह यहाँ की भाषा भी अच्छी बोलती थी। मेरी पत्नी खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मुझे कभी कभी अफसोस होता था कि कहीं मेरी पत्नी ही ये ना सोचे कि मैं उसके काबिल नहीं रहा, और मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे छोड़कर ना चली जाए। लेकिन मेरी पत्नी कहती कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं सब ठीक कर दूँगी। मैं हमेशा आपका साथ दूँगी और कभी बुरे हालात में आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन आगे क्या होगा, मुझे इसी बात की टेंशन रहने लगी थी। और फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक सॉल्यूशन बताया, जिसे सुनकर मैं नाराज़ भी हो गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को दूसरा कोई मर्द देखे, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हारी जगह पर रसगुल्ले बेचूंगी। मैंने कहा कि मुझे यह बात पसंद नहीं कि तुम दुकान पर बैठकर रसगुल्ले बेचो और दूसरे मर्द आकर तुम्हारी तरफ नज़र डालें। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आइडिया तुम्हारे दिमाग में आखिर ये कहाँ से आ गया? मैंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें कभी दुकान पर बैठने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि ये हमारी दुकान नहीं है, बल्कि ये तो हमारे घर में बना हुआ एक छोटा सा कमरा है, और मुझे कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाना। अपने घर में बैठकर ही तो रसगुल्ले बेचने हैं। लेकिन मैं आगे नहीं बैठूंगी, मैं साइड में होकर बैठ जाया करूंगी। मोहल्ले की औरतों को अगर पता चलेगा कि इस दुकान पर औरत बैठकर रसगुल्ले बेचती है, तो आदमियों के साथ साथ औरतें भी रसगुल्ले लेने आया करेंगी। मर्द तो जाकर नौकरी पर ही चले जाते हैं, इसीलिए औरतों को ही रसगुल्लों की ज़रूरत होती होगी, वह खुद ही आकर ले जाया करेंगी। मेरी पत्नी की ये बात तो बिल्कुल सही थी कि औरत को देखकर औरत दुकान से रसगुल्ले लेकर चली जाएगी, और हमारे मोहल्ले में वैसे भी औरतों को सामान लेने की बहुत दिक्कत होती थी। और ये बात भी सही थी कि ये कोई दुकान नहीं, बल्कि ये तो हमारे घर का कमरा था, और मेरी पत्नी अपने घर में ही तो बैठेगी। फिर भी मुझे ये बात पसंद नहीं थी। हालांकि हालात के बारे में सोचते हुए मैंने अपनी पत्नी को परमिशन दे दी। फिर अगले दिन मुझे खबर मिली कि नेपाल से मेरी पत्नी की बहन रचना आ रही है। वह मेरी तबीयत देखने के लिए आ रही थी। वह कुछ देर अपनी बहन के साथ बैठी रही
उसके बाद मेरे पास बैठकर मुझसे भी बातें करती रही। रचना मेरी पत्नी की बड़ी बहन थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे घर की परेशानी भरे हालातों के बारे में सुनाना शुरू कर दिया था। मैं यही सोच रहा था कि मेरी साली साहिबा यही सोचेंगी कि ये लड़का हमारी बहन को परेशान रख रहा है। जब मेरी पत्नी ने अपनी बहन को बताया कि वह रसगुल्ले की दुकान पर बैठना चाहती है, तो उसकी बहन को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। वह कहने लगी कि अगर ये दुकान पर बैठ जाएगी तो कोई बात नहीं, और वैसे पत्नी ही तो पति के बुरे हालात में काम आती है। अगर वह आपका साथ दे रही है तो इसमें क्या बुरी बात है, और फिर अगर आपकी पत्नी ही आपका साथ नहीं देगी तो फिर आपका साथ कौन देगा, क्योंकि इस अनजान शहर में आपका कोई भी नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे यही कहती हूँ कि आप इस शहर से नेपाल आ जाओ या फिर अपने माता पिता के पास चले जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कविता को दुकान पर बैठाना, तो फिर आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। आप दोनों अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे कि कविता दुकान पर बैठती है। मेरी साली साहिबा ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी को परमिशन दे देता हूँ। मेरी साली 2 दिन हमारे घर ठहर कर जाने लगी, तो जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि वह अगले महीने फिर से हमारे घर आएगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सब ठीक तो है, तुम्हारी बहन इतनी जल्दी नेपाल से यहाँ क्यों आएगी? तुम्हें उससे क्या कोई पर्सनल काम है, या फिर तुम्हारी बहन को तुमसे कोई काम है? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी दीदी का देवर यहाँ पर काम करता है, इसीलिए वह अपने देवर के पास कभी कभी आ जाती हैं। वह कहने लगी कि कभी कभी हमसे भी मिलने आ जाया करेंगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने के लिए भी मना किया था, और फिर मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं सफ़र कर भी नहीं सकता था, और अपनी पत्नी को उसके मायके वालों से भी नहीं मिलवाने के लिए लेकर जा सकता था। अच्छी बात थी कि उसके मायके वाले खुद यहाँ आने लगे थे। इसमें मेरा ही फ़ायदा था कि मेरी पत्नी अपने घर वालों से यहीं पर मिल लेगी, मुझसे अपने मायके जाने की जिद नहीं करेगी। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे, क्योंकि मेरे पास रसगुल्ले बनाने के सामान के लिए पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आज जो मेरे पास रसगुल्ले रखे हुए थे, अगर ये नहीं बिकते हैं तो फिर कल पता नहीं हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। मेरी पत्नी पहले आस पड़ोस के लोगों के यहाँ चक्कर लगा कर आई। कहने लगी, मैं थोड़ी देर पड़ोस की औरतों के पास बैठने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम क्यों जा रही हो? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं लोगों के घरों में जाकर कहकर आऊँगी कि ये मेरे हाथ के शुद्ध बने हुए रसगुल्ले हैं। मेरे रसगुल्ले खाने से आप लोगों को कोई बीमारी नहीं लगेगी, और ना ही मेरे रसगुल्लों में कोई मिलावट होगी। ये बात अभी तक लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि हम मार्केट से ही रसगुल्ले खरीद कर यहाँ बेचते हैं, तभी कोई हमारे रसगुल्ले खरीदने नहीं आता। जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि ये घर के बने हुए रसगुल्ले हैं और शुद्ध हैं, तो लोग खुद चलकर हमारे पास आएंगे और हमारे रसगुल्लों को टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद हमारे रसगुल्लों की बिक्री होने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब औरतों को पता चलेगा कि मैं रसगुल्लों को बेच रही हूँ, तो और औरतें भी यहाँ पर रसगुल्ले लेने के लिए आ जाया करेंगी। हमें अपने रसगुल्ले की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी ही होगी ना, तभी तो हमारा काम चलेगा। मेरी पत्नी सिर्फ हमारे मोहल्ले के ही कुछ घरों में गई थी, उसके बाद वापस आ गई। और उसके बाद मेरी पत्नी कहने लगी कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि आज रसगुल्ले बिक जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी रसगुल्ले की दुकान पर बैठ गई। एक कस्टमर औरत आई तो मेरी पत्नी ने उसे रसगुल्ले दिए। वह औरत लगभग 2 किलो रसगुल्ले खरीद कर ले गई थी। मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हुई। मैंने उससे कहा कि एक कस्टमर से काम नहीं चलेगा। आज अगर हमारे ये सारे रसगुल्ले नहीं बिके तो फिर हमें ये रसगुल्ले बच्चों में बांटने पड़ेंगे, और कल के रसगुल्ले बनाने के लिए हमारे पास अब पैसे नहीं बचेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आज के सारे रसगुल्ले बिक जाएं, ताकि हम नुकसान में ना जाएं। मैं बैठे बैठे बहुत थक गया था और टेंशन की वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। इसीलिए मैं आराम करने के लिए कुछ देर अपने कमरे में जाकर लेट गया।
और अपनी पत्नी से कहा कि तुम दुकान पर ध्यान रखना। मैं जब आराम करने के लिए लेट गया तो मुझे नींद आ गई। अचानक जब मेरी आँख खुली तो मुझे सोते हुए 3 घंटे हो गए थे। मैं घबराकर लंगड़ाता हुआ अपनी दुकान पर गया। मैं यही सोच रहा था कि आज भी रसगुल्ले नहीं बिके होंगे। मैं अपनी बैठक में गया और पत्नी से कहने लगा कि क्या हुआ, आज भी रसगुल्ले नहीं बिके होंगे। तो मेरी पत्नी खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। कहने लगी, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आज तो मैंने सारे रसगुल्ले बेच दिए। मेरी पत्नी ने सारे पैसे उठाकर मेरी तरफ बढ़ाने लगी तो मुझे ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने जब दुकान की तरफ नज़र घुमाई तो दुकान के सारे रसगुल्ले ख़त्म हो चुके थे। ये बात सच में हैरान करने वाली थी कि मेरी पत्नी ने सारे रसगुल्ले बेच दिए और वह बिके हुए इन रसगुल्लों के पैसे मुझे दे रही थी। मैं हैरान रह गया था कि इन 3-4 घंटे में मेरी दुकान खाली हो गई थी और मेरी दुकान के सारे रसगुल्ले बिक चुके थे। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मुझसे मजाक कर रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने दुकान की तरफ देखा तब यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। रसगुल्ले के सारे बर्तन खाली पड़े थे और पैसे भी उतने ही थे जितने आज के सारे रसगुल्ले के बनते थे। हमारे सारे रसगुल्ले लगभग 9,000 रुपये के बिक गए थे। मेरी पत्नी ने कहा कि इनमें से आधे पैसे मुझे दे दो ताकि मैं कल के रसगुल्ले बनाने का सामान ला सकूं। मैंने आधे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और मेरी पत्नी खुद सामान लेने के लिए घर से निकल गई। मैं बड़ा हैरान था कि आज हमारे सारे रसगुल्ले बिक कैसे गए। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। जब मेरी पत्नी दुकान पर रसगुल्ले बेचने के लिए बैठती तो सारे रसगुल्ले बिक जाते थे। मेरी पत्नी के पास औरतें और मर्द दोनों ही रसगुल्ले खरीदने के लिए आते थे। लोग काफ़ी खुशी खुशी रसगुल्ले लेकर जाने लगे थे और हमारे रसगुल्ले की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर के हालात सुधरने लगे थे। हमारे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा रहने लगा था। इसके बाद मेरी पत्नी ज़्यादा सामान लेकर आती और सारी रात किचन में खड़े होकर रसगुल्ले बनाती। लेकिन मेरी पत्नी छोटे छोटे मटकों में रसगुल्लों को रखकर उसकी पैकिंग कर दिया करती थी। मेरी पत्नी का कहना था कि हमें कस्टमर को खुली हुई मिठाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि खुली हुई मिठाई पर कीड़े मकोड़े बैठते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। मेरी पत्नी भी बहुत समझदार हो गई थी। हमें लगभग 4 महीने हो गए थे, लेकिन हर महीने मेरी साली भी आती थी। वह हमारे इस काम से बहुत खुश हुई थी। मेरी साली रचना कहने लगी कि हमें बहुत खुशी हुई है कि आपके घर के हालात बदल गए और आप दोनों ने मेहनत करके अपने घर की गरीबी को दूर कर दिया, वरना तो लोग इस तरह का हादसा हो जाने के बाद अपने अंदर की हिम्मत को ख़त्म कर देते हैं और अपने रिश्तेदारों से उम्मीद लगाने लगते हैं। आप दोनों ने तो खुद ही मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। रचना बहुत खुश हुई थी। वह हर महीने हमारे घर आने लगी थी। एक दिन रचना घर आई हुई थी और वह मेरी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में बैठी हुई आपस में वो लोग बातें कर रही थी कि तभी अचानक मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि रचना अपनी बहन को एक छोटा सा डिब्बा दे रही थी। जैसे ही मैं वहाँ गया तो अचानक रचना ने उस डिब्बे को छुपा दिया। मेरी पत्नी और रचना दोनों की नज़र जैसे ही मुझ पर गई, मेरी पत्नी घबरा गई और उसने अपनी बहन को इशारा किया और मेरी पत्नी ने मुझे बातों में लगा लिया। मेरी साली साहिबा बड़ी शातिर थी। वह चुपचाप उस डिब्बे को उठाकर ऊपर वाले कमरे में लेकर चली गई। मैंने अपनी पत्नी से पूछा भी कि उस डिब्बे में क्या है, तो मेरी पत्नी कहने लगी, दीदी का कुछ पर्सनल सामान है, ऊपर स्टोर रूम में रखने जा रही है। उन दोनों को शायद पता नहीं था कि मैं उनकी चाल को समझ गया था। वह दोनों मुझसे कुछ छुपा रही थी। उस डिब्बे में ज़रूर ऐसा कुछ था कि वह मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाह रही थी। हमारा स्टोर रूम ऊपर बना हुआ था। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं सीढ़ियों तक नहीं चढ़ सकता था। मेरी पत्नी और साली दोनों ही मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं चाहता था कि ऊपर जाकर देखूं कि उस डिब्बे के अंदर क्या है, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। जब मेरी साली नीचे उतर कर आई तो मैंने उससे भी यही सवाल किया कि तुम स्टोर रूम में क्या रख कर आई हो, तो उसने भी यही कहा कि उसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है, जब मैं अपने घर जाऊंगी तो उसे लेकर जाऊंगी। मैंने कहा, ऐसा कौन सा पर्सनल सामान है जो सिर्फ स्टोर रूम में ही रखा जा सकता है। मेरी पत्नी और मेरी साली दोनों ने फिर से मुझे बातों में लगा लिया और बातों बातों में मुझे ऐसा कर दिया कि मैं उस डिब्बे को बिल्कुल भूल ही गया था। लेकिन रात के टाइम मुझे पता चला कि 1 घंटे के बाद मेरी साली वापस नेपाल जा रही है। जब रचना चली गई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि
कि वह अपना पर्सनल सामान तो नहीं लेकर गई है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, वह शायद अपना सामान भूल गई है, कोई बात नहीं, अगली बार आएगी तो ले जाएगी। जबकि मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि उस डिब्बे के अंदर कोई पर्सनल चीज़ नहीं, वह एक छोटा सा डिब्बा था। अगर डिब्बे के अंदर रचना का पर्सनल सामान होता तो फिर वह अपने पर्सनल सामान को यहाँ भूल कर कैसे जा सकती थी। वैसे मेरी साली साहिबा बहुत अच्छी थी। हर बार वह मेरी फ़िक्र करती थी और अपने पति के साथ ही हमारे घर आती थी। लेकिन अब की बार ना जाने ऐसा क्या हो गया था कि वह अकेली ही नेपाल से यहाँ आने लगी थी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि उसने जो डिब्बा मेरी पत्नी को दिया था, उसके अंदर आखिर ऐसा क्या था और वह दोनों मुझसे क्या छुपा रही थी। मेरी पत्नी ने हर बार मुझे बातों में लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस डिब्बे के अंदर ऐसा क्या था? कहीं वह मेरी पत्नी के लिए उस डिब्बे के अंदर राशन तो लेकर नहीं आई थी? मुझे अपने ससुराल वालों से कोई मदद नहीं लेनी थी। मैं कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था कि भला अपने ससुराल वालों से कोई सहारा लेना चाहता था। राशन तो यहाँ भी मिल सकता है, तो फिर मेरी पत्नी की बहन नेपाल से ही राशन क्यों लेकर आएगी? मैंने अपनी पत्नी को अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि तुम मुझे कभी भी तुम्हारे मायके वालों से कोई मदद लेने के लिए नहीं कहोगी। अगर मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़ी भी तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता से मदद लूँगा, चाहे मेरा दूसरा हाथ भी क्यों ना टूट जाए। तुम्हारे लिए और अपने लिए सब कुछ मैं ही करूँगा, कभी हिम्मत नहीं हारूँगा। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत चल सकता था, क्योंकि मेरी टांग के फ्रैक्चर को थोड़ा थोड़ा फ़र्क होने लगा था। लेकिन हाथ क्योंकि बुरी तरह से टूटा था तो वह अभी जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। धीरे धीरे मैं इतना काबिल तो हो ही चुका था कि खुद को संभाल लिया करता था। मेरी पत्नी ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और ना ही कभी अपनी फैमिली वालों से मदद मांगेगी। और अगर मेरी पत्नी के पेरेंट्स अपनी मोहब्बत से कुछ देते हैं तो वह उनका प्यार और सम्मान है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही बात आ गई कि उस डिब्बे के अंदर क्या है, और अब तो मुझे इस बात पर भी शक होने लगा था कि मेरी पत्नी ऐसा क्या करती थी जो उसके बने रसगुल्ले रोज़ रोज़ 3-4 घंटे में ही बिकने लगे थे। ये वही रसगुल्ले थे, वही दुकान थी और ये वही मोहल्ला था और इसी मोहल्ले के लोग भी वही थे। जब मैं बैठता था तो कोई मुझसे रसगुल्ला खरीदने के लिए नहीं आता था, और जिस दिन से मेरी पत्नी ने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था तो 3-4 घंटे में ही सारे रसगुल्ले बिक जाते थे। ऐसा भी नहीं था कि मेरी पत्नी अपने आप को सबको दिखाने के लिए दुकान पर बैठती थी। मेरी पत्नी जब दुकान पर बैठती थी तो अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया करती थी, ताकि उसकी खूबसूरती और उसके खूबसूरत चेहरे को कोई भी ना देख सके। वह भी दूसरे मर्दों के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत शर्मीले टाइप की थी। वह तो कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती थी जिससे उसका शरीर का थोड़ा भी हिस्सा दिख सके। मेरी पत्नी बहुत ही संस्कारी औरत थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आसपास के आदमी ये सोच कर आ रहे थे कि दुकान पर औरत बैठी है। आदमियों से ज़्यादा तो औरतें आती थीं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मेरी पत्नी आराम से रसगुल्ले बेचती और जितने पैसे होते सब लाकर मुझे दे दिया करती। फिर दुकान बंद करने के बाद अगले दिन के रसगुल्ले बनाने के लिए मार्केट से सामान लेने जाती थी, और रोज़ औरतों से ये भी कहती थी कि मेरे घर रसगुल्ले लेने के लिए आ जाया करो। हमारी दुकान पर मर्द कम और औरतें ज़्यादा आती थीं। चलते फिरते जिस औरत पर भी मेरी पत्नी की नज़र पड़ जाती तो वह उसको हमारी दुकान के बारे में, रसगुल्लों के बारे में बताने लगती, और वही औरतें हमारी दुकान पर रसगुल्ले लेने के लिए आ जाती थीं। अब मेरी पत्नी ने रसगुल्लों की और भी ज़्यादा वैरायटीज़ बनाना शुरू कर दिया था। हमारी दुकान के रसगुल्ले बिकते हुए लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। मेरी टांग का फ्रैक्चर भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और मैं ठीक से चल रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मेरी पत्नी वैसे तो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ जाती थी, लेकिन मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं खुद चला जाऊँगा, तुम दुकान पर बैठो। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, अगर आपको अकेले जाना बेहतर लगता है। तो वह कहने लगी, मुझे वैसे भी रसगुल्ले बेचने हैं, आज दिवाली का दिन है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, उसके बाद मुझे घर की सजावट भी करनी है। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने काम से फ्री हो जाओ, उसके बाद हम दोनों रात को बाहर कहीं घूमने जाएंगे।
मेरी पत्नी ये बात सुनकर खुश हो गई थी। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। फिर मैं मार्केट चला गया और फिर मार्केट से मैंने एक साड़ी खरीदी। वैसे तो मैं अपनी पत्नी की भी साड़ी ले सकता था, लेकिन मेरी पत्नी अपनी साड़ी को पहचान जाती। साड़ी मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि मैं साड़ी पहनकर अपनी पत्नी की दुकान पर रसगुल्ले खरीदने के लिए जाना चाहता था। इसीलिए मैंने वैसा ही किया। मैंने एक सुनसान जगह पर खड़े होकर साड़ी पहनी और घूंघट डालकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया। मैं बड़ी खामोशी से अपनी पत्नी की दुकान पर आ गया था और अपने आप को इस तरह से मैंने ढक लिया था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे पहचान न जाए। मैंने औरतों जैसी आवाज़ निकाल कर कहा कि मुझे 1 किलो रसगुल्ले चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये जानना था कि कहीं मेरी पत्नी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही थी। अगर उसने मुझे से पैसे लिए हैं और मुझे रसगुल्ले दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि मामला क्या है। वैसे मुझे अपनी पत्नी पर ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए, लेकिन शक करना भी ज़रूरी था क्योंकि मैं भी तो उसी दुकान पर बैठा करता था जिस पर मेरी पत्नी बैठ रही थी। फिर मुझसे कोई रसगुल्ले क्यों नहीं खरीदता था, तो मेरी पत्नी से क्यों खरीद रहे थे? बस यही बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। ये सब जानने के लिए मैं साड़ी पहनकर औरत के रूप में अपनी पत्नी के पास रसगुल्ले लेने के लिए आ गया था। मैंने शॉल से भी अपने आप को ढक रखा था क्योंकि ठंड भी हो रही थी, इसलिए मेरी पत्नी को भी यही लगता कि मैं एक औरत हूँ। तभी अचानक मेरी पत्नी ने कहा कि आपको 1 किलो रसगुल्ले पैक कर दूँ और इसके अलावा वह आपको कितना देना है। मैंने कहा कि क्या देना है, तो मेरी पत्नी कहने लगी कि वह 1 किलो देना है या 2 किलो देना है। मैंने कहा कि 1 किलो दे दो, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरी पत्नी किस चीज़ की बात कर रही है। इसीलिए मैंने वह जिस चीज़ की बात कर रही थी वह चीज़ भी 1 किलो पैक करवा ली थी। मैं पैसे देकर वापस आ रहा था तो मेरी पत्नी कहने लगी, आप दोबारा वापस आना, आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह प्योर माल है। और मैं ये सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उसके कमरे में बैठकर जब वह सामान खोला तो मटके के डिब्बे में तो रसगुल्ले मौजूद थे, लेकिन जब मैंने दूसरा मटका खोला तो मैं हैरान रह गया। उस मटके के अंदर 1 किलो कुछ पाउडर जैसा मौजूद था। मेरा दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और मेरा दोस्त उस पाउडर को देखकर हैरान रह गया, जबकि मैंने पाउडर को देखा तो मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि वह तो मुझे नमक जैसा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ये क्या चीज़ उठा कर ले आए हो, तुम इसे मेरे घर से ले जाओ वरना यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। मैंने उससे कहा कि ये नमक है और नमक होने से किसी के घर में पुलिस कैसे आ सकती है। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि ये कोई मामूली नमक जैसा नहीं है, ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे औरतें नशा करती हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी पत्नी दुकान में बैठकर गलत काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पत्नी गैर कानूनी काम कर रही है। अभी तक शायद पुलिस को इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी पत्नी ये चीज़ अपनी दुकान पर बेच रही है। अगर उन्हें गलती से भी इस बात का पता चल गया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और फिर इतनी लंबी सज़ा होगी कि तुम कभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाओगे। ये सुनकर के तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि मैं बहुत ईमानदार आदमी था। मैंने कभी बेईमानी वाले काम नहीं किए थे, तो फिर मेरी पत्नी ये क्या कर रही थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मेरी पत्नी के पास ये नमक जैसा कहाँ से आया था। फिर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैं समझ गया कि हर महीने जो मेरी साली साहिबा घर आती है वह जो डिब्बा लेकर आती है शायद उस डिब्बे के अंदर यही सामान होता है और उस दिन भी उस डिब्बे के अंदर यही होगा। ये चीज़ वह नेपाल से लेकर यहाँ आ रही थी। मेरे दोस्त ने बताया कि ये पदार्थ यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता, ये सिर्फ दूसरे शहरों में पाया जाता है क्योंकि इस शहर में ये सब बैन है और कोई भी इसका व्यापार नहीं कर सकता है क्योंकि यह मामूली पदार्थ नहीं है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको पानी में मिलाकर पीने से इसका नशा किया जाता है। मेरे दोस्त ने बताया कि इसकी खास बात ये भी है कि जो भी औरत ये पानी में मिलाकर पीती है उसे कभी प्रेगनेंसी नहीं रहती, इसीलिए इसका इस्तेमाल ऐसी ही औरतें कर रही होती हैं जिन्हें अब बच्चा नहीं चाहिए होता। मैंने सोचा तभी तो हमारी दुकान पर ज़्यादातर औरतों की ही भीड़ लगी रहती है। इसका मतलब ये था कि मेरी पत्नी और उसकी बहन ये दोनों मिलकर ही इस काम को अंजाम दे रही थी और जो मेरी साली साहिबा थी वह मेरी पत्नी के लिए डिब्बे में ये चीज़ ला कर यहाँ पर रख जाती थी और वह ये चीज़ नेपाल से लेकर आ रही थी और ये दोनों मिलकर
मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। रसगुल्ले के साथ इस तरह की चीज़ बेचना कोई अच्छा काम नहीं था। मैं तो इस चीज़ को मामूली सा नमक समझ रहा था जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कोई मामूली नमक जैसा नहीं बल्कि ये तो नशा करने वाला पदार्थ है, तो ये सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। और अब मुझे कुछ भी करके इस गलत काम को रोकना था। लोग हमारे यहाँ रसगुल्ले लेने के बहाने के साथ इस चीज़ को भी खरीदने आते थे। इसका मतलब ये था कि मेरे रसगुल्ले की दुकान पर सब नशा करने वाली औरतें ही आ रही थीं, और या फिर कुछ ऐसी औरतें जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। वह औरतें अपने घर वालों से कहती होंगी कि हम रसगुल्ले लेने जा रहे हैं, जबकि औरतें ये गलत चीज़ लेने आई थीं। उन्हें रसगुल्ले भी मिल जाते थे और अलग से ये नमक जैसा भी वह खरीद लिया करती थी। इस नमक जैसे पदार्थ के पैसे मेरी पत्नी मुझे नहीं देती थी, शायद वह उन्हें अपने पास ही संभाल कर रख रही थी, लेकिन रसगुल्ले के पैसे तो वह मुझे रोज़ रोज़ दे दिया करती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मेरा दोस्त कहने लगा, अब तुम्हें कुछ भी करके इस काम को बंद करवाना होगा, क्योंकि अगर धोखे से भी पुलिस को इस बात की भनक लग गई तो पुलिस तुम्हारे घर को सील कर देगी और तुम दोनों पति पत्नी को जेल में डाल देगी। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मैं तो और भी ज़्यादा घबरा गया। मेरे दोस्त ने कहा कि ये चीज़ यहाँ पर बैन है, इसीलिए तुम्हारी पत्नी ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा पैसों में बेच रही है। मैंने सोचा कि ये बहुत गैरकानूनी काम है और मैं ठहरा इज्जतदार आदमी, इसीलिए मैं इस तरह का गलत काम कभी नहीं होने दे सकता। मैं तुरंत ही वहाँ से अपने घर पहुँचा और फिर वहाँ अपनी पत्नी से जाकर मैंने सवाल किया कि तुम्हारी बहन हर महीने हमारे घर क्यों आती है और क्या लेकर आती है। मेरा ये सवाल सुनकर मेरी पत्नी चौंक गई और वह चौंक कर कहने लगी, दीदी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती, और वैसे वो मुझसे मिलने के लिए हर महीने मेरे घर आती हैं। मेरी पत्नी सब झूठ बोल रही थी। मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा कि आज मैं भेष बदल कर तुम्हारी सच्चाई जान ली है कि तुम क्या बेचती हो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कहने लगी कि मैं कई दिन दुकान पर मैंने बैठकर देख लिया था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था और हमारे रसगुल्ले खरीदने के लिए कोई नहीं था, जबकि मैंने रसगुल्ले बनाने में इतनी मेहनत की। मैं इतनी मेहनत से उन्हें बनाती और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी और चाहती थी कि लोगों को शुद्ध रसगुल्ले मिल सकें। मैंने लोगों को यकीन भी दिलाया कि हमारे रसगुल्ले बहुत ही शुद्ध और अच्छे तरीके से बने होते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया और कोई कस्टमर भी हमारी दुकान पर रसगुल्ले खरीदने के लिए नहीं आया और हमारा भी नुकसान होता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने किसी से सुना कि यहाँ पर ये पदार्थ बैन है, इसीलिए ये यहाँ पर बैन किया गया है क्योंकि यहाँ इसे नशा किया जाता है और औरतें इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी करती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही पदार्थ यहाँ मंगा लूँ और यहाँ पर बेचूँ, तो हमें कुछ फ़ायदा होने लगेगा। अपनी बहन को मैंने तुरंत ही फ़ोन किया और इस पदार्थ का नाम बताया, तो मेरी बहन नेपाल से ये सब सामान यहाँ लेकर आ गई। और यही वजह है कि दूसरे शहर में ये नमक जैसा सस्ता मिलता है और हमारे शहर में ये बहुत महंगा है। इसीलिए हर महीने मेरी बहन डिब्बे में भरकर ये पदार्थ लेकर आ जाती थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि इसमें कौन सी बुरी बात है, ये यहाँ के लोगों के लिए सोना है और वह लोग हमसे इसे सोने के भाव में ही खरीदते हैं, जबकि हमें ये नमक जैसा नेपाल में सस्ता पड़ता है। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा कि तुम इस गलत चीज़ की तारीफ़ कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह का काम करते हुए। मेरी पत्नी कहने लगी कि अगर हमें इसे बेचने से फ़ायदा हो रहा है तो फिर इसमें कौन सी बुरी बात है। मैंने पत्नी से कहा कि हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं और सरकार ने इसे यहाँ पर बैन किया है क्योंकि यहाँ के लोग गलत संगत में जा रहे हैं और यही काम अगर तुम करोगी तो यहाँ के लोग फिर से गलत संगत में चले जाएंगे। तुम्हें पता है कि इस चीज़ का नशा करने से इंसान मौत के करीब तक पहुँच जाता है, लेकिन मैं तुम्हें ये हरगिज़ भी ये काम नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरे भाग्य में पैसा होगा तो वह मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से मुझे पैसा कभी भी नहीं कमाना। आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। अगर तुमने काम किया तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले ही कर दूंगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई थी। कहने लगी कि हमारे घर में तो ये पदार्थ बहुत सारा मौजूद है, अब मैं इसका क्या करूँगी। मैंने कहा कि तुम इस पदार्थ को आग में जला दो ताकि इसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके।
मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इसको बेचने की सज़ा सिर्फ जेल है और जो ये यहाँ पर बेचेगा उसकी तो जमानत भी नहीं होगी। मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गई और उसने फिर वह सारा नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ जलाकर राख कर दिया। मेरी पत्नी ने अपनी बहन से भी उसे यहाँ लाने से मना कर दिया था। मेरी टांग का फ्रैक्चर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, इसलिए मैंने वॉचमैन की नौकरी करने के लिए सोचा, क्योंकि मेरी दोनों टांगें अब ठीक हो गई थीं और मेरा हाथ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। इसीलिए मैं बैठे बैठे वॉचमैन की नौकरी कर सकता था और अब मैं एक स्कूल में वॉचमैन हूँ। वहाँ पर मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उस पदार्थ के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अगर पता चल जाता तो हम दोनों पति पत्नी को जेल भी हो सकती थी, लेकिन मेरी पत्नी ने इस बात की अब कसम खा ली थी कि वह आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश रह रहे थे, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी गलत काम को करने से पहले कई बार सोच लेना। हर ईमानदार इंसान गरीब रहना मंजूर करेगा, लेकिन कभी भी गलत तरीके से पैसे कमाना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।